वीडियो नोट में आपका स्वागत है। यह वीडियो चुनावी राजनीति के संदर्भ में है और यह भाग 2 है। इससे पहले हमने एक वीडियो पहले बना लिया है और उसमें चुनावी राजनीति के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा हो चुकी है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकट के बारे में कि टिकट क्या है, टिकट किसे कहते हैं। ये चुनावों के दौरान ये बातें सुनने को मिलती हैं कि उस व्यक्ति को बीजेपी का टिकट मिल गया, उस व्यक्ति को कांग्रेस का टिकट मिल गया। तो ये टिकट क्या है? टिकट को हम एक तरह से एक पार्टी द्वारा किसी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार मनोनीत करना है। कोई पार्टी जब यह निर्णय लेती है कि हमारी तरफ से इस सीट पर ए व्यक्ति या व्यक्ति ए चुनाव लड़ेगा, तो इस तरह से उसे वह अपना टिकट दे देती है। तो दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं। कि पार्टी का अधिकारी कौन होगा, आधिकारिक उम्मीदवार कौन होगा, यह तय करना टिकट कहलाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन चीजों का विवरण देना पड़ता है। ये एक नई चीज है चुनावी राजनीति में, क्योंकि चुनावों को सुधारने के प्रयास समय समय पर किए जाते रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया को सुधार करने के कई प्रयास किए जाते रहे हैं, क्योंकि चुनावों में कई बड़ी परेशानियां थी, दिक्कतें थी और एक निष्पक्ष या फिर कह सकते हैं कि सही अर्थों में चुनाव नहीं हो पाते थे। चुनाव आयोग ने इसी कड़ी में कुछ निर्णय लिए और उन निर्णयों में एक है कि प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होने पर कुछ विवरण देगा, अपनी कुछ डिटेल्स देगा। प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए निम्नलिखित चीजों का या निम्नलिखित बातों का विवरण देना पड़ता है। नंबर 1, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले हैं या नहीं, हैं तो कौन से हैं, किस धारा के तहत मुकदमा चल रहा है, वगैरह वगैरह। दूसरा, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता क्या है, कितना पढ़ा लिखा है। तीसरा, उम्मीदवार तथा उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियां क्या हैं, उनकी पूरी डिटेल, पूरा विवरण उसे देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त और भी कई चीजों का विवरण उसे देना पड़ता है, लेकिन जो मुख्य रूप से ये तीन महत्वपूर्ण विवरण हैं। पहला, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर मामले। दूसरा, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। और तीसरा, उम्मीदवार तथा उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति क्या है, कितनी संपत्ति है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने तथा मतदान की तारीख के बीच कितना समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। तो लगभग 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार का दिया जाता है। लगभग 14-15 दिन का समय यह होता है चुनाव प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी के 1971 के लोकसभा चुनाव के दौरान कौन सा नारा दिया गया था। 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इंदिरा गांधी करती थी और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही देश में 5वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। उससे पहले 4 लोकसभा चुनाव हो चुके थे। तो उस 1971 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा या कांग्रेस पार्टी द्वारा। वो नारा था, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन है कि 1970 में हुए अगले लोकसभा चुनावों में जनता पार्टी ने कौन सा नारा दिया था। जब 1970 के चुनाव हुए तो ये उसमें भी इस तरह के नारे दिए गए और प्रमुख नारा था, लोकतंत्र बचाओ। तो ये नारा विपक्षी पार्टियों ने दिया था, यानी कि जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी
उन्होंने दिया था कांग्रेस को हराने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसको नारा दिया था? उन्होंने कहा कि जमीन जोतने वाले की होनी चाहिए। 77 के चुनाव में, पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में वामपंथी दलों ने, वामपंथी दल कौन होते हैं? जैसे कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं अंग्रेजी में, सीपीआई, सीपीएम। तो इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था। नारा था जमीन जोतने वाले को, यानी कि जो जमीन पर जुताई कर रहा है, जमीन पर खेतीबाड़ी करता है, जमीन का मालिक वह होना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने किसका नारा दिया था? तो ये देखो, नारे चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नारे चुनाव में चुनाव की जीत हार भी तय कर देते हैं। तो हर चुनाव में नारे पार्टी के नेताओं द्वारा दिए जाते हैं। तो इस तरह से हर चुनाव में ये नारे दिए जाते रहे हैं। तो 1983 में विधानसभा आंध्र प्रदेश में जो नारा दिया वो था तेलुगु स्वाभिमान। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार अपना अथवा कोई भी पार्टी कौन से काम नहीं कर सकते? देखिए, पार्टियों के लिए कुछ कार्य निश्चित कर दिए जाते हैं कि ये करने हैं और ये नहीं करने हैं। उसे डॉन्ट्स और डूज के नाम से जानते हैं, कि जो करने हैं वो डूज हैं, जो नहीं करने वो डॉन्ट्स हैं। तो ये सारे आचार चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत होते हैं। जैसे ही देश के अंदर चुनावों की घोषणा हो जाती है तो पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लग जाती है। अब उस चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत कुछ कार्य करने योग्य होते हैं और कुछ कार्य नहीं करने योग्य होते हैं। तो कौन से काम नहीं कर सकता है कोई भी उम्मीदवार या पार्टी? वो निम्नलिखित हैं। जैसे मतदाता को प्रलोभन नहीं दे सकता, प्रलोभन लालच, या उन्हें घूस नहीं दे सकता, या उन्हें धमकी नहीं दे सकता। ये तीनों ही कार्य गैर कानूनी घोषित कर दिए गए हैं। कि किसी को रुपए पैसे देकर, लालच देकर के वोट खरीदना, या धमका के कि भाई तुझे मुझे ही वोट देनी है, तो इस तरह से ऐसा नहीं कर सकता है कोई भी उम्मीदवार या पार्टी। दूसरा, किसी भी मतदाता से जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। तो कोई भी, चाहे वो उम्मीदवार है या पार्टी है, किसी भी मतदाता से ये नहीं कह सकते कि आपको धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर वोट डालनी है और हम आपकी जाति के हैं या धर्म के हैं तो हमें आप वोट दो, ऐसा नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, अगला जो इसका नहीं कर सकते वाला पॉइंट है, चुनाव अभियान में सरकारी साधनों का उपयोग नहीं कर सकते। चुनाव अभियान चलता है, इलेक्शन कैंपेन चलती है, रैलियां होती हैं, सभाएं होती हैं, तो उन सब में जो सरकारी साधन हैं, चाहे वो सरकारी गाड़ियां हैं या सरकारी और दूसरे कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनका चुनाव अभियान में प्रयोग नहीं हो सकता, उपयोग नहीं हो सकता। चौथा, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या फिर विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना नहीं कर सकते। ये एक समय सीमा, एक तरह से एक सीमा निर्धारित कर दी गई है कि 25 लाख रुपए ही लोकसभा के चुनाव में खर्च हो सकते हैं अधिकतम, और 10 लाख रुपए विधानसभा के चुनाव में खर्च हो सकते हैं। इससे अधिक खर्च करना गैर कानूनी है। कम खर्च हो सकते हैं, ज्यादा नहीं खर्च हो सकते। अगला प्रश्न है कि हमारे देश के सभी आदर्श आचार संहिता के अनुसार पार्टी को किन चीजों को करने की मनाही है? हमारे देश में चुनाव आदर्श आचार संहिता के अनुसार किन चीजों को या किन कार्यों को करने की मनाही है? नंबर 1, सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं हो सकता। ठीक है, विमान प्राइवेट का, हम प्राइवेट विमान का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरकारी विमान का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, हवाई जहाज का। दूसरा, चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्मस्थल का उपयोग नहीं होगा, मंदिर में या मस्जिद में जाकर के चुनाव प्रचार नहीं हो सकता। तीसरा, चुनाव के अधिघोषणा पत्र या चुनाव की अधिघोषणा
हो जाने के बाद जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुए, चुनाव की तिथि डिक्लेयर हुई कि उस तारीख को वोट डाले जाएंगे, तो उसे कहते हैं अधिघोषणा। तो चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकते या कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते अथवा लोगों की सुविधाएं देने वाले कोई वादे नहीं कर सकते। उससे पहले कर सकते हैं चुनाव घोषणा, चुनाव अधिघोषणा से पहले कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो इसे सीधा सीधा मतदाताओं को प्रलोभन देने का मामला माना जाएगा कि उन्हें लालच दिया जा रहा है उनका वोट अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, चुनाव आयोग भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। यह संस्था संवैधानिक संस्था है। संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में दिया गया है और इस पर एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिम्मेदारी है देश के महत्वपूर्ण चुनाव संपन्न करवाना, जैसे लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव इत्यादि। तो इस चुनाव आयोग में 3 सदस्य हैं वर्तमान में। ये 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 चुनाव आयुक्त हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ओके, और जो अन्य चुनाव आयुक्त 2 हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है कि भाई चुनाव संरचना का वर्णन करो। चुनाव संरचना क्या है? अब चुनाव संरचना क्या है? चुनाव संरचना का मतलब क्या है? ठीक है, चुनाव का अंतिम चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आम भाषा में चुनाव कहते हैं। मतदाता सूची में शामिल नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में शामिल मतदान केंद्र पर जाता है। यह केंद्र अस्थायी तौर पर बनाए जाते हैं और कहाँ बनाए जाते हैं? किसी सरकारी स्कूल में या फिर कोई सरकारी बिल्डिंग दूसरी हो सकती है, चौपाल वगैरह या सामुदायिक भवन। जब मतदाता मतदान केंद्र पर जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान करते हैं उसकी, और उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति प्रदान करते हैं। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, अब तो ईवीएम कहते हैं जिसको। मशीन के ऊपर विभिन्न उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं और उसमें चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी अलग चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस भी उम्मीदवार को अपना वोट देना है वह उसके सामने वाला बटन दबा करके अपना वोट दे सकता है। मतदान पूरे होने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। यह सारी प्रक्रिया चुनाव संरचना या चुनाव प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है कि चुनाव के दिन अधिकांश खबर में किस किस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना होती है? तो चुनावों के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां होती हैं, कई तरह की धांधलेबाजी होती है ना। तो उनमें जैसे नंबर 1, मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम को गायब करने की एक तो गड़बड़ी होती है। किसी का गलत नाम जोड़ दिया सूची में और सही को काट दिया। नंबर 2, अमीर उम्मीदवारों की बड़ी पार्टियां द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की भी एक गड़बड़ी होती है। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की एक शिकायत मिलती है। और चौथा, मतदान के दिन चुनावी धांधली या मतदाताओं को डराना या फर्जी मतदान करना जैसी उसके अंदर गड़बड़ियां होती हैं। एक इसके अंदर आखिरी क्वेश्चन है कि भाई भारत के चुनाव आयोग के अधिकार लिखिए या भारत के चुनाव आयोग के कार्य क्या है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत के चुनाव आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा करना, पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना और हर एक पर नजर रखना। नंबर 2, यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। इसका उल्लंघन करने वाली पार्टी और उम्मीदवारों को सजा भी देता है, यानी उनकी मान्यता को रद्द कर सकता है, उन्हें चुनाव लड़ने से रोक सकता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव
जीतने के लिए चुनावों में सरकारी हुई मशीनरी का दुरुपयोग रोकना और अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। नंबर 4, चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न रहकर चुनाव आयोग के अधीन ही काम करते हैं। इसी तरह से ये सारे कार्य चुनाव आयोग करता है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।